एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम रोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो हमारा काफ़ी कुछ सिलेबस हमने कवर कर लिया, जिसमें हमारा पीजी के सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हमने किए हैं साथ में, और साथ ही हमने पेडागोगी की भी सीरीज़ शुरू कर ली है और एस्टेट की सीरीज़ भी हमने शुरू कर ली है। और मैंने हर सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां से चेक करें और अपने वीडियोस को देखें। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंसी। कि हमारी इंटेलिजेंसी में डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, उसका मेन रीज़न क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आप लोगों की कुछ क्यूरीज़ हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक कवर करते हैं आज का, जो हमारा इंटेलिजेंसी है। तो इंटेलिजेंसी क्या होती है, इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। जैसे जो डेली लाइफ में हम अपनी जो कन्वर्सेशन करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे हम काफ़ी तेज़ गति से सीखते हैं, कोई बच्चा धीरे गति से सीखता है, किसी को अच्छे तरीके से याद होता है, कोई उसको अच्छे तरीके से रीजनिंग भी लगा सकता है। तो यही क्या है, हमारा इंटेलिजेंसी है कि हर इंडिविजुअल में अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंसी होती है। किसी में सीखने की जो गति है वो तेज़ होती है, किसी में सीखने की गति वो धीमी होती है। तो ये सब क्या हमारा इंटेलिजेंसी है। तो हम एक जनरल लाइफ में भी बोल देते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम उनसे कुछ बातें पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो उनका बिल्कुल सही आंसर देता, तो हम कहते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। तो ये हमारी क्या है, एक जर्नल टर्म में हमारी इंटेलिजेंसी है। हम पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डेफिनेशन दिया है हमारा इंटेलिजेंसी के बारे में। ये डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। देखिए कि क्या बोलती है डेफिनेशन। द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, कि एक ऐसी शक्ति जिससे हम परसीव करते हैं, लर्निंग करते हैं, साथ ही हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं और किसी के बारे में जो हम जानते हैं, सब हमारा क्या है, इंटेलिजेंसी। एक बार फिर से पढ़ते हैं, द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, ये हमारी क्या है, इंटेलिजेंसी। ये किसने दिया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस डेफिनेशन को दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट आया था जिसने इंटेलिजेंसी के बारे में बात की थी, वो कौन था, अल्फ्रेड बिने। इसको क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने पहला इंटेलिजेंसी के बारे में काम किया था। इन्होंने क्या बोला था इंटेलिजेंसी के बारे में, इंटेलिजेंसी एज द एबिलिटी टू, कि इंटेलिजेंसी एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा हम जज वेल, अच्छे से किसी के बारे में निर्णय ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेल, किसी के बारे में अच्छे से उसको हम समझ सकते हैं, किसी टॉपिक को, किसी कंसेप्ट को हम क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। और रीज़न वेल, कि वो काम क्यों हुआ है, उसके होने के पीछे क्या कारण है। तो ये क्या है, हमारी इंटेलिजेंसी हमारी क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा हम जज वेल, अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग वेल, उसको बहुत अच्छे से तरीके से हम समझ सकते हैं। रीज़न वेल, और उसके बारे में अच्छे से रीज़न हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और इस डेफिनेशन से भी आपके कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद एक डेफिनेशन और दी गई थी जो वेक्सलर ने दी थी। इन्होंने क्या बताया था, इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ इट्स फंक्शनलिटी, इट्स वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। कि इंटेलिजेंसी क्या है, कि अपने इन्वायरमेंट में हम लोग कैसे अडेप्ट करते हैं, उसके बारे में जो एक फंक्शन है वो हमारी इंटेलिजेंसी ही बताती है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, और द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, कि एक सिंगल व्यक्ति की, एक व्यक्तिगत रूप से जो व्यक्ति सोचता है, उसके ग्लोबल और एक एग्रीगेट कैपेसिटी है कि वो अच्छे तरीके से सोचे समझे, कि जो उसके सामने एक कंसेप्ट रखा गया है, जो एक बात रखी गई है, उस बात पर वो अच्छे तरीके से सोच सकता है। एक्ट पर्पजफुली, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक पर्पज लेकर उसके साथ काम कर सकता है। डील इफेक्टिवली विद इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छे तरीके से इफेक्ट के साथ वो डील भी कर सकता है। तो डेफिनेशन है हमारी इंटेलिजेंसी क्या है। ये डेफिनेशन आपके काफ़ी बार क्वेश्चंस में आती है आपके पेडागोगी में।
वो ये जो मैंने लिखा हुआ है इस लाइन को एज इट इज़ लिखते हैं कि द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, ये हमारी क्या है, एक इंटेलिजेंसी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ठीक करके आएंगे कि जहाँ आपको ये लगेगा कि हाँ एक पावर बताई गई है, वो परसीविंग की है, लर्निंग की है, अंडरस्टैंडिंग की है, नोइंग की है। अब आप जब इसको पढ़ रहे तो आपको ये इजी लग रहा है, लेकिन जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा उसके जब वो ऑप्शन दिए गए होंगे, यहाँ पर वो एटीट्यूड भी डाल सकता है, ऑप्शन में इंटेलिजेंसी भी डाल सकता है, इसके साथ उसका एक एट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी डाल सकता है, साथ में वो इसके बारे में एक लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट डाल सकता है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? बीने आया था सबसे पहला ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंसी के साथ काम किया था। उन्होंने बताया था इंटेलिजेंसी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा हम अच्छे से निर्णय ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, साथ ही उसके साथ एक रीजन भी लगा सकते हैं और उस बात को हम रीजन के द्वारा समझ सकते हैं। फिर वेक्सलर ने भी इंटेलिजेंसी के बारे में बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि ये अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने का एक कार्य जो किया जाता है वो हमारा इंटेलिजेंसी के थ्रू करते हैं। और इंटेलिजेंसी क्या है, हमारी ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है कि एक व्यक्ति अच्छे तरीके से उसको रैशनली सोच सके, उसके साथ एक पर्पजफुल तरीके से काम कर सके और अपने इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छी प्रभावकारी डील वो स्थापित कर सके। अब है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी कि हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंसी होती है और हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी भी यहाँ ये बताया गया कि जो हमारा सबसे पहला टेस्ट आया था वो 1905 में यानी कि 1905 में आया था। और ये किसने बनाया था? अल्फ्रेड बीन ने और थियोडोर सीमन ने इस टेस्ट को बनाया था। और आपने काफ़ी बार इस टेस्ट का नाम सुना है, सिर्फ यही सुना है आपने जो पेडागोगी के स्पेशलिस्ट स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ पेडागोगी में ही अपनी साइकोलॉजी या इंटेलिजेंसी को पढ़ते हैं, उन्होंने यही सुना है कि सबसे पहला टेस्ट 1905 में अल्फ्रेड बीन और थियोडोर सीमन ने दिया था। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि इस टेस्ट में क्या क्या कंसेप्ट शामिल किया गया था, किस किस एज के लिए ये कंसेप्ट बनाया गया था और इसमें हम किस किस एरिया को मेज़र करते हैं। तो अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बीने के टेस्ट की कंप्लीट स्टडी करवाऊंगी कि जो 1905 में टेस्ट आया था, बीने ने जो सबसे पहला टेस्ट दिया था जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी का फर्स्ट टेस्ट, तो इसकी डिटेल मैं करवाऊँगी आपको इसके साथ ही अगली वीडियो में। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमने अब तक नाम सुना है लेकिन अब इसके बारे में हमने जान भी लिया है कि टेस्ट क्या है और ये क्या शो करता है। इसी टेस्ट में इन्होंने इसके बाद मेंटल एज को भी इसमें ऐड कर दिया था। जब शुरुआत हुई थी तब शुरुआत इसकी 1905 में हुई थी और 1905 में उन्होंने एक टेस्ट बनाया था जो टेस्ट एक व्यक्ति की प्रतिभाशालीता यानी कि उसकी बुद्धि का मापन करता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी मात्रा में बुद्धि है, कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना वो इंटेलिजेंट नहीं है, कितना जल्दी अपने काम को कंप्लीट कर सकता है। और इसी टेस्ट में आगे चलकर 1908 में इन्होंने ही अल्बर्ट बीने ने ही क्या किया था, अपने टेस्ट में एक मेंटल एज का कंसेप्ट ऐड कर दिया था। ये ऐड कब हुआ था? 1908 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्ज़ाम में और बहुत बार बच्चे इसको गलत भी करके आते हैं। तो जब मैं आपको इस टेस्ट की डिटेल करवाऊंगी कि हाँ इस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी और इसको क्यों बनाया गया था, तब आप इसको गलत नहीं करके आएंगे। अब इसी में ही 1912 में क्या हुआ था, विलियम स्टर्न आया था, इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिया था। आपके एग्ज़ाम में आईक्यू के फार्मूले के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईक्यू का फार्मूला क्या है, आईक्यू कैसे निकालते हैं, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था, कब दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था, 1912 में दिया था। अब आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का हमारा एक एब्रिविएशंस है, इसको हम आईक्यू लिखते हैं। आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। अब MA क्या है? हमारी मेंटल एज, और उसके बाद हमारी CA क्या? हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि हमारे बायोलॉजिकल एज कि जन्म से लेकर अब तक हम कितने साल के हो गए हैं, वो आपकी क्या है? CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज है। और मेंटल एज क्या है कि जिस लेवल का काम आप सॉल्व कर देते हो वो आपकी मेंटल एज होती है। और जब हमारे पास मेंटल एज भी आ जाती है, CA भी आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं और उस व्यक्ति की हम IQ निकाल देते हैं
कि उसमें कितनी बुद्धि है, वो उस बुद्धि में किस लेवल पर लाई करता है। अब ये बात भी आती है, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा, ये फॉर्मूले के बारे में बता दी है आपको कि ये MA होती है, ये आपकी CA होती है यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज। इसको बायोलॉजिकल एज भी बोला जाता है। जो आपकी बायोलॉजिकल एज होती है वो भी हमारी क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। अब 100 को क्यों लगाया गया है, 100 का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि हम क्या कर सकें, जो डेसिमल पॉइंट आते हैं हम उसको अवॉइड कर सकें। कि अगर हमारे पास किसी की बुद्धि लब्धि वो 112.04 आ जाती है तो हम 100 क्यों लगाते हैं, ताकि जो पॉइंट के बाद के जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम हटा सकें, उसको हम 114 उसको बोल सकें कि इसकी बुद्धि लब्धि 112 है या फिर 114 है। अब जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं हमारे मैथमेटिक्स इक्वेशंस में या कहीं भी, तो हम उसको 100 के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट लिखे गए हैं, तो इस तरीके से जो कंसेप्ट लिखे गए हैं ये भी आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं कई बार। मेनली ये जो टॉपिक मैंने करवाया है ये दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, PGT साइकोलॉजी के लिए भी और पेडागोगी के लिए भी। अब देखिए, अगर हमारी MA और CA यानी कि मेंटल एज और आपकी क्रोनोलॉजिकल एज अगर इक्वल है, मान लीजिए आप 10 साल के हैं और आपकी मेंटल एज भी 10 साल की है, यानी कि जब आप 10 साल के हैं तो जो आपके कार्य हैं आप उस 10 साल के लेवल के अकॉर्डिंग ही काम को कर सकते हैं। तो ये क्या है, तब आपकी IQ 100 के बराबर ही रहेगी। इस तरह से इक्वेशंस भी आ जाती हैं आपके एग्ज़ाम में। MA इज़ इक्वल टू CA देन IQ इज़ इक्वल टू 100, कि जब हमारी मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज और हमारी क्रोनोलॉजिकल एज, हमारी जैविक आयु या हमारी बायोलॉजिकल आयु दोनों बराबर हैं, तब IQ हमारी 100 के बराबर रहेगी। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही है कि जब हमारी MA ज़्यादा है और CA कम है, यानी मान लीजिए आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 साल है और मेंटल एज आपकी 12 साल है, तो मेंटल एज आपकी ज़्यादा हो जाएगी, क्रोनोलॉजिकल एज आपकी कम हो जाएगी, तब IQ आपकी 100 से ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर हमारी मेंटल एज ज़्यादा है तो IQ भी तो हमारा 100 से ऊपर ही जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या बोल रही है कि जब हमारी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम है, यानी कि जब क्रोनोलॉजिकल एज ज़्यादा है मेंटल एज कम है, तो IQ हमारी 100 से कम हो रहेगी। क्लियर है। अगर मान लीजिए आप हैं 10 साल के और आपकी मेंटल एज है 8 साल की, यानी कि जब आप 10 साल के बच्चे हैं तो आप 10 साल से लेवल से 2 साल के कम लेवल का काम कर पा रहे हैं, तो आपकी IQ 100 से नीचे रहेगी। ये इक्वेशन क्लियर है आपको कि MA क्या है, आपकी मेंटल एज, CA आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, साथ ही इसको बोल सकते हैं आप बायोलॉजिकल एज। अब एक इक्वेशन लिखी हुई है कि इसको देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द IQ ऑफ अ 14-year-old चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 16। कि एक बच्चे की मेंटल एज 16 है और उसकी जो है वो 14 साल का, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 14 ईयर है और उसकी मेंटल एज 16 है, तो उसकी IQ कितनी रहेगी। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, हमने यहाँ डाल दिया उसकी MA मेंटल एज 16, क्रोनोलॉजिकल इसकी 14 और मल्टीप्लाई बाय 100 तो 114.28, तो उसकी एज को हम कितना बोल सकते हैं कि उसकी IQ 114 आई है। तो ये क्या है, हमारी 100 से ज़्यादा है। कि जब हमारी मेंटल एज ज़्यादा होती है, क्रोनोलॉजिकल एज कम होती है, तो हमारी IQ या उस व्यक्ति की IQ 100 से ज़्यादा रहेगी। तो ये आगे आप 100 से ज़्यादा रहेगी तो किस कैटेगरी में लाई करता है, ये कैटेगरी भी मैं आपको समझाऊंगी। अब हमारा 100 क्या है, हमारा एवरेज जो हम नॉर्मल पॉपुलेशन होती है वो हम मेनली हम 100 से ये 90 से लेकर 110 की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जब 110 से हमारी अबव इंटेलिजेंसी आती है तो वो व्यक्ति प्रतिभाशाली यानी कि सुपीरियर, वेरी सुपीरियर में कैटेगरी में वो आ जाते हैं। अब एक एग्जांपल और बताया है यहाँ मैंने कि 10 ईयर ओल्ड ए चाइल्ड विद अ मेंटल एज ऑफ 12, तो इसकी IQ क्या रहेगी। MA उसकी क्या है, 12 साल है, क्रोनोलॉजिकल एज उसकी क्या है, 10 साल है, तो उसकी IQ क्या आएगी, 120। अब देखिए
कि वो है तो 10 साल का, लेकिन वो कार्य कितने साल के बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग कर रहा है, 12 साल के लेवल के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, यानी कि अपने से 2 साल का जो लेवल ऊपर है उससे रिलेटेड वो अपना काम कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर उसकी आईक्यू कितनी रहेगी, 120। अब ये है कि नॉर्मल कर्व कि जो हमने आईक्यू निकाली है, इस आईक्यू को हम कहाँ लाई करेंगे और किस नॉर्म में हम ये चेक करेंगे कि ये बच्चा अगर 120 इसकी आईक्यू आई है तो ये हमारी इंटेलिजेंसी के किस लेवल में आता है। तो अब देखिए नॉर्मल कर्व की हम बात करते हैं। नॉर्मल कर्व के अकॉर्डिंग ही हम अपनी इंटेलिजेंसी को डिस्क्राइब करते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आईक्यू स्कोर्स टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट अ बेल शेप्ड कर्व कॉल्ड नॉर्मल कर्व, कि जहाँ पर हम अपने आईक्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हम किस में करते हैं, एक बेल शेप्ड के आकार का कर्व होता है, यानी कि जो आपकी घंटी होती है, मंदिर की घंटी होती है, उसके आकार का एक कर्व होता है। उस कर्व में हम क्या करते हैं, अपनी मेंटल एज यानी कि आईक्यू को, स्कोर को वहाँ पर डाल देते हैं और वहाँ डालने के बाद फिर ये चेक करते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसकी आईक्यू आई है तो ये किस लेवल में रहेगा। अब देखिए इसमें एक मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अराउंड द सेंट्रल वैल्यू कॉल्ड द मीन, कि जो हमारा सिमेट्रिकल क्या होता है, जो हमारी बेल शेप्ड होती है सिमेट्रिकल होती है, यानी कि आधी समान होती है। अगर मान लीजिए ये हमारी एक बेल शेप्ड में हो जाती है, ये ऐसे, ये होता है हमारा ये एनपीसी जिसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व, ये बेल शेप्ड में हो जाता है। तो ये क्या है, इक्वल होता है, यानी कि हाफ और हाफ पार्ट इसका इक्वल होता है। यहाँ पर 0 होती है और यहीं पर इसका मीन होता है। तो जो हमारे हायर में जाएंगे ये इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी सारी और इधर हमारी नेगेटिव वैल्यू रहेंगी। इस छोर पर हमारे क्या है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी वाले बच्चे आते हैं वो यहाँ रहेंगे, बट जो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड होते हैं वो इस छोर पर रहेंगे। और ये क्या है, हमारा समान होता है 0, आपकी मीन, मोड और मीडियन इसके यहाँ पर होते हैं। तो जो मीन है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अराउंड द सेंट्रल वैल्यू कॉल्ड द मीन, की सेंट्रल वैल्यू जहाँ जिसके अराउंड में होती है वो क्या कहलाता है आपका, वो मीन कहलाता है। ये है आपका नॉर्मल कर्व, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है कि नॉर्मल कर्व क्या होता है। ये एक बेल शेप्ड आकार का होता है, जैसे इसमें ये देखिए कि ये बेल शेप्ड बनाई हुई है। ये क्या है आपकी एनपीसी, नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं इसको और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा, ये भी देखिए ये जिसका हाफ हिस्सा है और ये जो हाफ हिस्सा है ये इक्वल रहेगा, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल हाफ। यहाँ क्या किया गया है कि नंबर्स ऑफ रिस्पॉन्स दिए गए हैं, यहाँ क्या किया गया है, आईक्यू स्कोर्स दिए गए हैं। ये है आपका एवरेज, जो ये 100 है इसको 0 भी बोल सकते हैं। ये क्या है आपका मीन स्कोर, जिसके बारे में भी हमने बात की थी। अब देखिए यहाँ बताया गया था कि आपको जो सुपीरियर होते हैं, वेरी सुपीरियर होते हैं, हाई एवरेज के होते हैं, वो बच्चे आपके राइट हैंड की तरफ क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को डालेंगे। यानी कि जो आपका राइट का जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, आपका सुपीरियर वाला हिस्सा कहलाएगा। और जब आपका लेफ्ट है इसमें क्या आएंगे, आपके इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के जो बच्चे होते हैं। अब देखिए जैसे जैसे हमारी आईक्यू बढ़ेगी, 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 एंड 170, 180। अब हमने आईक्यू भी निकाली है, हमारा स्कोर 114 भी आया था, हमारा 120 भी आया था। अब देखिए अगर 120 स्कोर आता है तो बच्चा किस कैटेगरी में आएगा, सुपीरियर कैटेगरी में आएगा। अगर उसका 114 आएगा तो भी वो कहाँ जाएगा, 120 और 110 और 120 के अंदर ही लाई करेगा, तो वो हाई एवरेज में जाएगा। अब 100 क्या है, हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन जिसमें हम सब लाई करते हैं कि हम सब किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो आपका क्या है, वो आपका है 100। जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है वो हमारी यहाँ जाएगी। अब हम जैसे जैसे एक टेबल में भी करवाऊंगी आपको, उसमें स्कोर बताए गए कि 80, 70, 60, 40, 30 और 20 तक में किस किस कैटेगरी के जो आते हैं वो क्या होते हैं,
अगर किसी की जो इंटेलिजेंसी है 70 और 60 के मिड में आती है तो वो क्या कहलाएंगे, माइल्ड कहलाएंगे। ये सारा क्या है आपका इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी जिनको हो जाती है। अब 50 टू 40 में क्या आएगा आपका, मॉडरेट लेवल के जो बच्चे आएंगे। 40 टू 30 में क्या आएगा, सीवियर आएंगे। और 20 से नीचे क्या आएंगे आपके, प्रोफाउंड आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, और आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पेपर में हर बार आते हैं, पीजीटी साइकोलॉजी में भी और आपके पेडागोगी में भी। अब ये आपके आईक्यू रेंज दिखाए गए हैं और ये लेवल दिखाए गए हैं, या लेवल भी इसको बोलते हैं, इसको लेवल भी बोला जाता है। लेवल और लेवल कि वो किस लेवल में आएंगे और किस लेवल में वो लाई करेंगे। अब हम नीचे से शुरू करते हैं। 22 बिलो या उसकी 20 या 20 से कम है तो किस में कहलाएगा, इडियट में कहलाएगा। अगर उसकी आईक्यू 20 से 59 के बीच में है तो क्या कहलाएगा, इम्बिसिल कहलाएगा। 60 टू 69 में है तो वो रिटार्डेड या मोर्न कहलाएगा। बिलो 70 यानी कि 70 से नीचे है और 60 के अराउंड के बीच में है वो तो क्या कहलाएंगे, वो यहाँ पर बिलो 70 को क्या बोला गया, 60 और 69। ये हमारा क्या है, बिलो 70 का कंसेप्ट है कि जो 70 या फिर 69 के बीच में आते हैं या 60 के बीच में आते हैं उनको क्या बोला जाता है, मेंटली चैलेंज या रिटार्डेड या फिर मोर्न। 70 टू 79 बॉर्डर लाइन, 80 टू 89 आपके लो एवरेज, 90 टू 1019 एवरेज, 110 टू 119 हाई एवरेज, 120 टू 130 सुपीरियर और अबव 130 से ऊपर जितने भी होंगे वे आपके वेरी सुपीरियर में कहलाएंगे। तो हर बार जो आपका है इन जो लो कैटेगरी है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, फिर आपको यहाँ से बताना पड़ता है कि वो किस कैटेगरी में लाई करता है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है एक। अब है लेवल्स ऑफ रिटायर्डेशन के भी लेवल होते हैं। अब जो बिलो 25 है इसको बोला जाएगा प्रोफाउंड। ये जो 25 से बिलो है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोफाउंड। 25 टू 39 सीवियर बोला जाएगा। 40 टू 54 उसको मॉडरेट बोला जाएगा। 55 टू 69 माइल्ड रिटार्डेशन उसको बोला जाएगा। अब जो हमने कर्व किया था हमारा, उसमें हमारे 2 तरह की कैटेगरी आती हैं, मेंटल डेफिशिएंसी कैटेगरी और मेंटल गिफ्टेड यानी कि इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड चिल्ड्रन की 2 कैटेगरीज आएंगी। और इन कैटेगरीज को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि इस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। नॉर्मल कर्व 2 कैटेगरीज की बात करता है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी और इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। अभी जब मैंने आपको टेबल दिखाई थी नॉर्मल कर्व की, वहाँ पर बताया गया था कि जो हमारा बेल शेप्ड कर्व होता है वो सिमेट्रिकली हाफ होता है। राइट हैंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड चिल्ड्रन आते हैं और लेफ्ट हैंड इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाले आते हैं। तो अब देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी आईक्यू हो 70 से बिलो होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की अगर आईक्यू बिलो 70 है तो उसको हम कहाँ डालेंगे, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में डाल देंगे। डेफिशिएशन अडेप्टिव बिहेवियर, डेफिशिएट इन अडेप्टिव बिहेवियर कि जो वो अपना डेली लाइफ का जो बिहेवियर करता है उसमें वो डेफिशिएट है, उसमें उसके अंदर कमियां हैं। और ऐसे है जो उसकी एज है बिटवीन 0 टू 18, जो उसकी एज है आयु है 0 से 18 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से आयु तक अगर उसके अंदर कोई ये कमी आ जाती है, अगर उसकी आयु 70 के नीचे रहती है या वो अपने एडेप्टिव बिहेवियर को नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाता है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज में आ जाती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 20 साल का है और 20 साल के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तब उसकी जो याददाश्त है, मेंटल कैपेसिटी है काम करने, वो अगर ख़त्म हो जाती है तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी में नहीं डालेंगे। इसका क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया क्या है कि इसके अंदर एज उसकी 0 से 18 साल के बीच होनी चाहिए। अगर 18 साल के बाद उसके अंदर कोई कमियां आ जाती हैं तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी नहीं बोल सकते। मेनली इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के अंदर हमारे लेवल ऑफ रिटार्डेशन आते हैं। इसमें हमारी आईक्यू ये बताई थी आपको 55 टू 69 को माइल्ड रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इसकी स्किल्स क्या होती हैं, जो अपनी एज के मान लो कि जो 15 साल का कोई बच्चा है और 15 साल का एक नॉर्मल बच्चा है, 15 साल का एक डेफिशिएंसी नीड वाला बच्चा है, तो जो वो उसका लेवल है 15 साल का जो लेवल है
अपने लेवल के बच्चों से वो धीरे धीरे सीखेगा। यानी कि इसमें जो गति है सीखने की वो धीरे धीरे होगी। और क्या कर सकता है ये, एक अपनी फैमिली को चला सकता है, उसको रन कर सकता है। साथ ही क्या कर सकता है, ये छोटी मोटी जॉब भी कर सकता है जिससे अपनी ये सर्वाइवल नीड को पूरा कर सके। क्लियर है आपको कि दो तरह के बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं और एक मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं। 15-15 साल के हमारे सामने दो बच्चे हैं, 15-15 साल के हमारे सामने दो बच्चे हैं। 15 साल का बच्चा हमारा ये क्या है, नॉर्मल है ये। बट ये जो बच्चा है ये हमारा क्या है, इसके अंदर डिफिशियंसी नीड है। तो जिस गति से ये नॉर्मल बच्चा सीखेगा उस गति से ये इसकी गति कम रहेगी। ये इसकी हाई ज़्यादा से सीखेगा और इसकी कम रहेगी। यानी कि अगर ये बच्चा एक काम को एक दिन में कंप्लीट कर देता है, ये बच्चा उसी काम को 2 दिन में करता है या 3 दिन में करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, MR बच्चा, रिटार्डेड बच्चे इसको बोलते हैं। तो क्लियर है आपको कि इनके सीखने की गति अपने आयु के बच्चों की गति से कम होती है। ये एक जॉब को होल्ड कर सकते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा सकती हैं और अपनी फैमिलीज़ को ये चला सकते हैं। इसके बाद है 40 से 54 तक का जो लेवल हाई क्यू का, इसमें हमारे मॉडरेट बच्चे आएंगे। इसमें क्या है कि इनको सेल्फ केयर स्किल सिखाई जाएंगी कि कम से कम ये अपना नहाना कैसे है, खाना कैसे खाना है, घर में अपने सामान को कैसे रखना है, कैसे चलना है। इनको सेल्फ केयर स्किल सिखाई जाती हैं और साथ ही क्या है, इनको सिंपल सोशल कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाई जाती है। अगर जब ये अपने घर से बाहर जाते हैं तो अपनी एक कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं। बट जो हमारे दो लेवल हैं, जो 25 to 39 IQ स्कोर है और जो बिलो 25 के स्कोर हैं, इसके हमारे सीवियर होते हैं और प्रोफाउंड होते हैं। इनके अंदर दोनों के अंदर सेम स्किल्स होती हैं कि ये अपनी लाइफ को कैपेबल नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ये मैनेज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है आपको कि जो इसका मेंटल डेफिशिएंसी वाली है, जो उसकी कैटेगरी क्या है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की। सबसे पहले इसके बारे में काम किया था 1925 में लेविस टर्मन ने इसके बारे में काम किया था। ये बच्चे कैसे होते हैं, ये अपने ऑक्यूपेशनल सक्सेस और लाइफ एडजस्टमेंट में सुपीरियर होते हैं। यानी कि इनका बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन होता है। जैसे हम लोग हैं, हम सुपीरियर, ये जो हम गिफ्टेड में ही आते हैं कि हम नॉर्मल जो हमारा IQ लेवल है 70 से ज़्यादा है, 70 से अब जितनी भी हमारी IQ लेवल है वो सारी हमारी कहाँ जाएंगी, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस में। इसमें दो टर्म को यूज किया जाता है, टैलेंट को और गिफ्टेडनेस को। टैलेंट क्या है, एक छोटी टर्म है यानी कि उसका छोटा एरिया। गिफ्टेडनेस क्या है, इसका एक बड़ा एरिया यानी कि नैरो है और ये ब्रॉड टर्म है। ये हमारी नैरो टर्म है और ये क्या है, ब्रॉड टर्म है। कि जो हमारे 70 से लेकर 110 तक आते हैं उसमें टैलेंट आ जाता है और जो 110 से लेकर ऊपर जाते हैं उसमें गिफ्टेडनेस आ जाता है। तो इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हाई एबिलिटी, कि किसी भी काम को करने की इनके अंदर एक एबिलिटी होती है, वो पूरी हाई लेवल में होती है। हाई क्रिएटिविटी, कि इनके अंदर क्रिएटिविटी भी हाई होती है, अच्छे तरीके से उसको क्रिएटिविटी को कंप्लीट कर पाते हैं। हाई कमिटमेंट, यानी कि जो ये काम एक बार बोल देते हैं या किसी काम के प्रति अपनी कमिटमेंट कर देते हैं तो उसको ये अच्छे से पूरा करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन की। गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत बार आए हुए हैं। अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एडवांस लॉजिकल थिंकिंग, इनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग होती है। क्वेश्चनिंग करने की इनके अंदर एबिलिटी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को वे जल्दी ही सॉल्व कर देते हैं, यानी कि जब भी ये किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उस प्रॉब्लम को ये तभी सॉल्व कर देते हैं। हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, कि जब भी इनके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो ये उसको बहुत जल्दी ही प्रोसेस कर लेते हैं। यानी कि इनकी एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो नई नई इन्फॉर्मेशंस आती हैं या फिर जिस भी बारे में सुनते हैं, विचार करते हैं, उसको एक पूरी हाई स्पीड से क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। सुपीरियर जनरलाइजेशन, ये क्या कर सकते हैं, जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इनका सुपीरियर जनरलाइजेशन होता है, यानी कि जब इन्होंने एक काम को सीख लिया है तो उस काम को इनको पता है कि किस किस एरिया में और किस किस जगह उसको यूज़ करना है।
डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है कि जब इनके सामने दो चीज़ें समान होती हैं, उन्हें दिखाया जाता है, तो क्या कर सकते हैं ये उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट, यानी कि इनके अंदर अंतर कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे से अलग हैं। हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इनको काम करने के लिए दूसरों से कोई बात नहीं बुलवानी होती, ये अपना काम अपने आप करते हैं क्योंकि इनको अपना गोल प्राप्त करना होता है। ये अपने गोल को सेट कर लेते हैं, गोल को सेट करने के बाद ये अपनी स्टडी को करते हैं। सेल्फ एस्टीम इनका हाई होता है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते। नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग, जैसे नॉर्मल्स लोग क्या करते हैं, जब उनके बारे में कोई थिंकिंग आती है, कोई नया विचार आता है, तो दूसरों से सलाह लेते हैं, दूसरों से उस बात को कंफर्म करवाते हैं, फिर वो अपने काम को पूरा करते हैं। बट गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या करते हैं, ये अपने जो विचार आते हैं, जो थिंकिंग आती है, इसके बारे में दूसरों से कंफर्म नहीं करवाते। जो इन्होंने सोच लिया होता है या फिर जो इनको करना होता है, वो उस काम को उसी टाइम कर लेते हैं। प्रेफरेंस फॉर सोलिटरी एकेडमिक एक्टिविटी फॉर लॉन्ग पीरियड। सोलिटरी क्या है? ये एकांत में रहना पसंद करते हैं, अपना आप पढ़ना पसंद करते हैं और ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि उसमें इनको अपनी लॉन्ग पीरियड का जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। अब है कि जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए एजुकेशन कैसे दे सकते हैं हम? टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, जो उनके अंदर की जो एक योग्यता है उस तक पहुंचने के लिए क्या काम करते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल अटेंशंस एंड डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम। कि जो नॉर्मल चाइल्ड हैं, जो नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं, उन स्कूल के बच्चों के अलावा जो सुपीरियर स्कूल्स होते हैं, जो डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, उनकी इन लोगों को नीड होती है और उनके द्वारा ये क्या कर सकते हैं, अपने टैलेंट को ये पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंसी, ये हमने आज कर लिया है। कल की वीडियो में मैं आपको बीने का जो 1905 में जो टेस्ट आया था उसके बारे में एक समरी बताऊंगी कि वो टेस्ट क्या है, उस टेस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, किस किस तरीके के उसमें आइटम हैं, क्योंकि अब तक जो हमारे पेडागोगी के बच्चे हैं सिर्फ उन्होंने इसका नाम ही सुना, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। तो हम इसको डीप लेवल में पढ़ेंगे और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नई वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।